हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो देखते हैं इसका एक प्रश्न। आज इस वीडियो में हम दो प्रश्न करेंगे, एक तो इससे रिलेटेड और एक अलग से समांतर माध्य से संबंधित। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, दो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। पहली श्रेणी है 3, 7, 11 अप टू 407 और दूसरी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 2, 9, 16 अप टू 709। इनमें उभयनिष्ठ कितने पद होंगे? उभयनिष्ठ पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहली समांतर श्रेणी है ना, उस समांतर श्रेणी को आपको थोड़ा आगे तक लिखना है। कब तक? जब तक कि इसको और इसको दोनों को आगे तक लिखो, तब तक कि आपको एक कॉमन पद ना मिल जाए। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूं थोड़ा सा और आगे लिख के। 3, 4 का अंतर है 7, फिर 4 जोड़े 11, यहां तक आपको मिल रहे थे। फिर 4 जोड़ो 15, फिर 4 जोड़ो 19, 4 जोड़ो 23, चलता जाएगा ऐसे, है ना। हो सकता है मिल जाए यहां तक। अच्छा, अब ये जो समांतर श्रेणी है इसको भी आगे बढ़ाओ। 2, 9, 7 का अंतर आपको दे रखा है 16, 16 में 7 जोड़ो 23, मिल गया 23 मिल गया। ठीक है, और लास्ट अंतिम पद क्या है इसका? 709। अच्छा, अब देखो आपको दोनों का एक कॉमन टर्म आपको मिल गई है, दोनों की कॉमन टर्म, है ना। तो इन दोनों की जो कॉमन टर्म है वो कॉमन टर्म आप ए मान के लिखोगे उसको। ए क्या? 23 कॉमन टर्म। ये तो एक पद आया है, उभयनिष्ठ एक पद है। ठीक है, अच्छा, अब आपको डी निकालना होगा। डी कैसे? सपोज ये जो आपको फर्स्ट एपी दे रखी है ना, उसका कॉमन डिफरेंस D1 है। क्या है? D1। तो D1 आप निकाल लो। D1 क्या है? 4 है ना यहाँ से, तो D1 की वैल्यू 4 है। और ये जो एपी है, यहां से जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको मैं D2 लेट करता हूं, है ना। और वो D2 कितना है? 7। ठीक है, हमको जो D चाहिए ना, वो D क्या आएगा? इन दोनों का LCM। ठीक है, तो 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। तो हमको फाइनली डी भी मिल चुका है 28। हमारे पास ए आ गया, हमारे पास डी आ गया। और एक चीज और, लास्ट टर्म, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म एन लेट करूं तो ए एन पदों की संख्या, अगर मैं ये जो हमको श्रेणी मिलेगी उसमें पदों की संख्या मैं एन मानूं, मतलब उभयनिष्ठ पदों की संख्या एन मानूं, तो उस समांतर श्रेणी में अंतिम पद क्या होगा? देखो, तो ए एन आपको लेना होगा, जो आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी है ना, उनमें छोटे वाला अंतिम पद। क्यों? क्योंकि 407 तक ही जो भी आएगा कॉमन आएगा इन दोनों में। 407 से आगे ये पहली श्रेणी तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो एक ही श्रेणी बचेगी, तो एक श्रेणी में कॉमन क्या होगा? एक ही। कंपेयर किससे करें? इसलिए जो आपको छोटा अंतिम पद मिले दोनों श्रेणियों से, वो ही अंतिम पद आपको लेना होगा, 407। ठीक है, अब जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालते हैं उस सूत्र से यहां से हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, होता क्या है? ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रख दो। ए एन क्या है मेरे पास? 407, तो यहां पे लिखा मैंने 407 बराबर a प्रथम पद, प्रथम कौन सा पद? कॉमन वाला उभयनिष्ठ पद 23, प्लस n का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो n-1 को मैंने जो का त्यों लिखा, इंटू डी क्या? जो हमने एलसीएम लेके निकाला 28। अब यहां से n का मान आपको निकालना होगा। ये प्लस 23, 407 में माइनस हो जाएगा 23। इधर क्या बचा? n-1 गुणा 28। ठीक है, अब इनको अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा? 384। और ये 28 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा 28। और इधर क्या बचा? ओनली n-1। ठीक है, अब n का मान कितना आएगा सोल्व करने पे? पहले मैं इनको कट कर देता हूं। ये 4 से कट रहे हैं, 4 से 7 और 4 से 4 9 36, 4 6 के 24, 96/7 और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करो। 7 + 96 103 और नीचे 7। ठीक है, मिश्र भिन्न में आप लेके आओगे तो आएगा 14 से 5/7, है ना। तो n का मान क्या आया? प्रॉपर 14। इसका मतलब क्या है? 5/7 का मतलब है कि आपने जो भी कॉमन टर्म लिए ना वो यहां तक लिए हैं। अगर टर्म आपको इससे आगे मिलती तो कहीं ना कहीं 15 भी मिलता, n का मान 15 भी आता।
कुछ ना कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना। लेकिन आपको n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है, यानी ये वाली वैल्यू आपको लेनी होगी। तो इन दोनों में कितने उभयनिष्ठ पद आएंगे? 14 उभयनिष्ठ पद आएंगे। दोनों समांतर श्रेणियों में जो उभयनिष्ठ पदों की संख्या होगी, उभयनिष्ठ पदों की संख्या वो कितनी होगी? 14। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं इसको क्या बोल रही है। यदि log 2 की घात x माइनस 1 तथा log 2 की घात x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तीन पद आपको समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो समांतर माध्य से हम इसको क्या लिखते हैं? मध्य पद का दुगुना, यानी 2 गुणा log 2 की घात x माइनस 1 बराबर पहले और अंतिम पद का योग, अगर तीन पद समांतर श्रेणी में है तो, यानी log 2 प्लस log 2 की घात x प्लस 3। ठीक है, अब देखो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। log की प्रॉपर्टी क्या? जो log का कोफिशिएंट होता है ना, वो log के अंदर वाले जो भी मटेरियल है उसकी पावर बन जाती है। तो मैंने इस 2 को बना दिया इसकी एक्सपोनेंट पावर 2, है ना। और यहां पे log की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? log m प्लस log n वाली। log m प्लस log n होता है log m मल्टीप्लाई n, यानी 2 को गुणा करना आपको 2 की घात x प्लस 3 के साथ। बोथ साइड आप एंटी लॉग अप्लाई कर लो, एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ तो दोनों लॉग कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 2 राइज टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 2 इंटू 2 राइज टू पावर x प्लस 3। तो क्यों ना मैं अभी इनको मल्टीप्लाई भी कर दूं साथ के साथ, यानी 2 इंटू 2 राइज टू पावर x प्लस 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इंटू 1 करोगे तो ये आएगा। इधर क्या है? 2 इंटू 2 राइज टू पावर x प्लस 6। अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, इधर 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूं? 2 राइज टू पावर x होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, सेम टर्म है ना। 2 राइज टू पावर x माइनस 2 यहां पे माइनस 2 यहां पे माइनस 4 टाइम हो जाएगा, माइनस 4 टाइम इंटू 2 राइज टू पावर x। देखो कैसे आया, माइनस 2 इंटू 2 राइज टू पावर x ऑलरेडी है, ये इधर आएगा तो माइनस 2 इंटू 2 राइज टू पावर x लिखेंगे। इसको कॉमन क्या आ रहा है? 2 राइज टू पावर x कॉमन है, क्या बचा? माइनस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? माइनस 2, ये क्या हो गया? माइनस 4, वही लिखा मैंने, माइनस 4 टाइम 2 राइज टू पावर x, और प्लस 1 ये इधर आएगा तो माइनस 6, तो माइनस 5 हो जाएगा। अब ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है ये 2 राइज टू पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर मैं इसको मान लूं y के बराबर, किसके बराबर? y के बराबर, तो ये y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये बनेगा y स्क्वायर, क्योंकि मैंने 2 राइज टू पावर x को y लेट किया है। ठीक है, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 5 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। फर्स्ट 2 से y कॉमन लिया मैंने तो y माइनस 5, और ये एज इट इज y माइनस 5 इक्वल 0। y माइनस 5 और y प्लस 1 इसके दो फैक्टर आपको मिल गए, है ना। एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको, यानी y माइनस 5 इक्वल 0 और y प्लस 1 इक्वल 0। यहां से y की वैल्यू आ रही है 5 और यहां से y की वैल्यू आ रही है माइनस 1। अब y था क्या? y हमने लेट किया था 2 राइज टू पावर x की इक्वल, है ना। तो y की वैल्यू पुट कर दो 2 राइज टू पावर x इक्वल 5। इधर क्या? 2 राइज टू पावर x इक्वल माइनस 1, कभी भी नहीं हो सकता, तो इसको नेग्लेक्ट करो। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू लू, मैं प्लस की लू माइनस की लू, सपोज माइनस 1 ले लिया मैंने, तो 2 राइज टू पावर माइनस 1 सोल्व करोगे तो 1/2 यानी 0.5 हमेशा पॉजिटिव आएगा। प्लस की लूंगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल केस है ये वाला, तो इसको तो नेगलेक्ट मारो। ठीक है, अब बच्चा क्या? 2 राइज टू पावर x इक्वल 5, ये बच्चा। अच्छा, मेरे को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मेरे को? बोथ साइड आप log अप्लाई कर लो, है ना। तो मैंने log अप्लाई किया, log 2 राइज टू पावर x, इधर log
5। ठीक है, अच्छा अब जो log की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, जो एक्सपोनेंट है वो पावर में आ जाएगी कोफिशिएंट बनके, गुणांक बनके, जैसे हमने यहाँ पे रिवर्स में किया था। ठीक है, ये जो गुणांक था इसको पावर बना दिया था, अगर मैं वापस इसको उसी फॉर्मेट में लिखूं तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, और अंदर वाला नीचे वाला बचा रहेगा ये वाला, तो वो ही मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। अब x log 2 बन जाएगा, x log 2, और इधर क्या log 5। मेरे को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो log 2 क्या कर रहा है यहाँ पे साइड में ट्रांसफर कर दो तो अपॉन में आ जाएगा। यहां पे तो दोनों log का बेस e है ना, और अगर मैं नीचे से log 2 को हटाऊं तो ये जो 2 था ये इसका बेस बन जाएगा, मतलब log 5 बेस 2। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, log 5 एट बेस 2, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट।